अमिताभ सर हियर। आज का जो वीडियो है ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे है और टॉपिक का नाम है प्रोविडेंट फंड। केवल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर किसी के लिए प्रोविडेंट फंड की जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहीं जॉब करते हैं और हमसे हमेशा पूछते हैं कॉल करके, सर हमने प्रोविडेंट फंड में ये पैसा जमा किया, इतना पैसा जमा किया, इस पे टैक्स का क्या चार्जेबिलिटी है, वगैरह वगैरह। लॉट ऑफ क्वेश्चन दे आस्क फॉर प्रोविडेंट फंड। आज मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा इस वीडियो में, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये खास करके इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स का, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर का ये एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना तो इनकम फ्रॉम सैलरी अधूरा है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं प्रोविडेंट फंड ये होता क्या। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर, ठीक है ना। देखिए, सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो वहां के एम्प्लॉयर का ये ड्यूटी होता है कि आप तो एक सर्टेन एज तक जॉब करेंगे ना। सपोज 60 इयर्स हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है, 60 इयर्स तक आप जॉब करेंगे, लेकिन उसके बाद तो आप रिटायर कर जाएंगे, आपका रिटायरमेंट लाइफ होगा। तो उस वक्त आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपका बाकी का जो लाइफ है वो सही ढंग से कट सके। तो इसलिए इस प्रोविडेंट फंड की गठन की गई है। प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर इसका मतलब होता है, ठीक है ना, भविष्य निधि जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें होता क्या है प्रोविडेंट फंड में, हर एक महीने, अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय की बात करूं तो हर एक मंथ में क्या होता है कि एम्प्लॉय के सैलरी से एक सर्टेन अमाउंट एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है और उस पैसे को वो प्रोविडेंट फंड में जमा करता है। उस एम्प्लॉय के नाम से एक अकाउंट ओपन होता है प्रोविडेंट फंड में और उसी अकाउंट में क्रेडिट होते रहता है ये पैसा। अब देखिए, वो पैसा जो एम्प्लॉय के सैलरी से काट करके डिडक्ट करके प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जमा करता है, वो पैसा ऐसी आइडल नहीं पड़ा रहता है। उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है और वहां से जो इंटरेस्ट आता है वो भी एम्प्लॉय के अकाउंट में डाल दिया जाता है। यानी एम्प्लॉय के अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कौन कौन सा पैसा जमा होता है, एम्प्लॉय के सैलरी से कट के जो पैसा जाता है प्लस इंटरेस्ट का पैसा, समझ गए। और वो इंटरेस्ट का पैसा एम्प्लॉयर कहां से जमा करता है, उस पैसे को कहीं पे वो इन्वेस्ट करता है, वहां से जो इंटरेस्ट आता है वो एम्प्लॉय के खाते में डाल देता है। दूसरी बात, जितना पैसा एम्प्लॉय के सैलरी से कट के उसमें जमा होता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा करता है। तो यहां दो दो मुनाफा है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। अपने सैलरी का भी कुछ पैसा उसमें इकट्ठा हो रहा है, प्लस एम्प्लॉयर भी अपने जेब से उसमें खर्च कर रहा है, उसमें जमा कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, जो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए भी प्रोविजंस बनाया गया है प्रोविडेंट फंड के लिए, जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में आप जा करके वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 500 रुपया उसमें मिनिमम होता है और मैक्सिमम 1,50,000 होता है, पूरे साल का आप उसमें जमा कर सकते हो। और सेम चीज है, वहां भी जो पैसा आप जमा करोगे वहां भी इंटरेस्ट इकट्ठा होगा और आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होता रहेगा। अब आइए इसका टैक्सेबिलिटी के बारे में जरा देखते हैं। तो बेसिकली प्रोविडेंट फंड जो है वो 3 तरह का होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और एक प्रोविडेंट फंड आता है जो अभी अभी मैं जिक्र कर रहा था, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आइए इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड यानी ऐसा प्रोविडेंट फंड होता है which is created by Indian Provident Fund Act 1925। इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा साल में। It is created by Indian Provident Fund Act 1925, ठीक है। तो ये हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। दूसरी बात है कि इट इज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जो सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लाइक कोई बीएसएनएल में काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई एलआईसी में काम कर रहा है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में ये फंड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तीसरा है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल। अगर हम टैक्सेबिलिटी की बात करूं तो मैंने अभी अभी बताया कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के सैलरी से पैसा कट के जमा होता है, प्लस एम्प्लॉयर भी जमा करता है। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। और
एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होता है। एम्प्लॉयर जो अपने जेब में आपके अकाउंट में जमा कर रहा है वो पैसा आपके टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है, प्लस उससे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, उसको भी आपके टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट करेगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर इनकम। एंड विच इनकम? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर? अब आते हैं हम लोग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करता हूं। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड देखिए, इसमें दो चीज आपको दिमाग में रखना है। पहला, इट इज सच एन एक्ट वेयर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 अप्लाइज। यहां पे था इंडियन प्रोविडेंट एक्ट 1925 अप्लाइज, यहां पे इंडियन प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 अप्लाइज। ठीक है। दूसरा, ये एक ऐसा फंड होता है विच इज ऑथोराइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस पे इनकम टैक्स वालों की नजर होती है और इसको अप्रूव कौन करता है? चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। क्लियर? तीसरा, ये जो फंड है ये कहां कहां रखते हैं हम लोग, किस किस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एप्लीकेबल है? तो शेड्यूल्ड बैंक्स, जितना भी बैंक्स आप देखते हो, नेशनलाइज्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक्स, फैक्ट्रीज एंड बिग बिजनेस हाउसेज इस फंड को मेंटेन करता है। अब टैक्सेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई के सैलरी से जो कट के वहां जमा हो रहा है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल अगेन, उस पे और वो आपके टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होगा। कौन सा टैक्सेबल इनकम? इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर मैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो वो भी टैक्सेबल होगा, लेकिन अप टू 12% तक वो एग्जेम्प्ट है। सपोज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 15% ऑफ योर सैलरी, तो 12% तक वो छूट है, वो आपके टैक्सेबल इनकम में नहीं जुड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर जो 3% एक्सेस कर रहा है वो दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर टैक्सेबल इनकम। अब एक बात मैं यहां पे ये भी स्पष्ट कर दूं, ये जो सैलरी है, ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन होगा सैलरी का, इस सैलरी में हम क्या क्या लेंगे तो ये आप नोट कर लेंगे। सैलरी में रहेगा बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए तभी होगा जब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल होगा, या पहले भी पढ़ चुके हो, प्लस कमीशन एट फिक्स्ड परसेंटेज। तो इस तरह से हम सैलरी का केवल यही 3 हिस्सा लेंगे और उसका 12% तक वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके ऊपर अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद उससे जो इंटरेस्ट आपको प्राप्त हो रहा है प्रोविडेंट फंड से, दैट विल बी एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। अगर आपको इंटरेस्ट 10% उसमें से मिल रहा है तो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा। बाकी का जो 0.5% जो एक्सेस मिल रहा है दैट विल बी टैक्सेबल। ठीक है। अब मैं आता हूं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक ऐसा प्रोविडेंट फंड है विच इज नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर रिकॉग्नाइज्ड। तो फिर इसका अप्रूवल कहां से आता है? तो इट इज अप्रूव्ड बाय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हिमसेल्फ। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इसका अप्रूवल देता है। इससे इनकम टैक्स का कोई मतलब नहीं है, इनकम टैक्स कमिश्नर इसको अप्रूव नहीं करता है। फिर कहता है ये कौन मेंटेन करता है? तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन कर सकता है अपने एम्प्लॉइज के फ्यूचर के लिए। ठीक है। अगर इसका हम लोग टैक्सेबिलिटी देखें तो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है ये टैक्सेबल होता है, वो आपके टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है अपनी जेब से वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट होता है, और इसमें इससे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपने सीखा।